हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और गाइस मैं आपको बता दूं, मेरे दो और चैनल हैं। बीएल स्टोरी टेलर जो कि मेरा पहला चैनल था और ये सेकंड चैनल है। ये मॉडर्न वॉन्क्शन के लिए है, मॉडर्न वेंसू के लिए। और वो जो चैनल है मेरा वो हिस्टोरिकल वॉन्क्शन, हिस्टोरिकल वेंसू, भिंगिचू और हुआलन के लिए है। तो आप उधर जाके सुन सकते हैं। और आज मैं वेंसू ख़त्म करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें वेंसू हमारी आज ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी वेंसू सुनते हैं उसे ज़रूर सुने। और चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो सुबह होती है और नेक्स्ट डे शुरू होता है। बहुत ही ब्राइट सी मॉर्निंग होती है और जो हमारा भी विजन होता है उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी सनलाइट जैसे ही आती है, सन की ठंडी ठंडी रेज उसके रूम के बाहर थी और प्यारी सी वहाँ पर उसे आवाज़ आती है अलार्म को क्लॉक की, और वो उठ जाता है और वो देखता है कि अभी सुबह का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 बजे थे। और वो जैसे ही उठता है उसके बाद वो फ्रेश होने जाता है, ब्रश करता है और अपने ही रूम से यानी कि वांगची के रूम से, वो जैसे कि मैंने बताया था बैकयार्ड का जगह होती है वो पूरी की पूरी खुली होती है, वो उस ठंडी हवा का लुत्फ़ लेने जाता है। वहाँ पे उसे गार्डन में बहुत प्यारे से ब्यूटीफुल से फ्लावर दिखते हैं और उन्हें देख के वो बहुत खुश होता है। उसे फ्लावर बहुत पसंद थे और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत अच्छी रेंज में उन लोगों ने फ्लावर्स लगाए हुए थे, बहुत ब्यूटीफुल से थे। और तोते भी थे वहाँ पर। वो उन तोतों को जो तोते होते हैं उन्हें फीड कराता है और उसके बाद एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है ना वो अपने कान के पास लगा लेता है। उसे उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और कुछ नहीं, रेड रोज़ होता है जिसे वो अपने कान के पास बहुत सेफ्टी से लगाता है, क्योंकि रोज़ में कांटे भी होते हैं गाइस। तभी तो जो खूबसूरत चीज़ होती है उसके आसपास हमेशा से कांटे मंडराते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए भी और दूसरों से उन्हें बचाने के लिए भी। और विंग जो है उन कांटों को बिल्कुल अच्छे से रिमूव करते हुए अपने कान के पास उस ब्यूटीफुल से रोज़ को लगा के वो अपना फ़ोन निकालता है और अपनी एक सेल्फ़ी क्लिक करता है। और वो तोते के साथ भी अपनी सेल्फ़ी क्लिक करता है, लेकिन उसके कान के पास वो रोज़ लगा होता है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है, बिल्कुल क्यूटी पाई सा। और फिर उसके बाद वो अंदर जाता है और वो भूल जाता है अपने कान के पास से उस फूल को हटाना। और वो अंदर जाके बैठता है। यहाँ पर जो वांगची और उसके अंकल थे, उसके ब्रदर थे, वो भी उठ गए थे। वांगची तो अपने ही रूम में फ्रेश होने आता है और जब वो विंग के कान के ऊपर वो प्यारा सा फूल लगा हुआ देखता है, उसे स्माइल आ जाती है उसके चेहरे पे, बिकॉज़ विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। एक्चुअली उसकी आंखें बोलती हुई आंखें थी और वो बहुत फ्रेजाइल सा ओमेगा था। लेकिन उसके अंदर जब वो रोज़ लगा के रखता है ना, वांगची ने कभी अपने गार्डन को मतलब देखा तो था लेकिन इतनी ब्यूटी के साथ नहीं देखा था। किस तरह से जब वो विंग बाहर उसके गार्डन में लुत्फ़ उठा रहा था ठंडी हवाओं का, नंगे पैर ओस पे चलने का, ग्रास पे चलने का यानी कि घास के ऊपर चलने का, फूलों को बहुत प्यार से पानी देने का, तोते का खाना डालने का और उस ब्यूटीफुल से फ्लावर को अपने कान पे तोड़कर लगाकर अपनी खूबसूरती को निहारने का। तो वांगची को ऐसा लगता है जैसे उसकी ज़िंदगी में एक लाइफ आ गई है। एक लोनलीनेस थी, वो कभी इस गार्डन को उस खूबसूरती के साथ देख ही नहीं पाया था। उसे हमेशा हर चीज़ की टेंशन रहती थी। भागा दौड़ी में ज़िंदगी निकल गई कि वो इतनी खूबसूरत चीज़, इतने प्यारे रोज़ को नहीं देख पाया। वो हैरान होता है कि विंग उसके घर में सिर्फ 2-3 बार ही आया है और इतनी ब्यूटीफुल तरीके से वो उसके गार्डन को एंजॉय करने लगा है। उसे लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो भी बाहर जाए, अपने नंगे पैर उस घास के ऊपर चले, अपनी आंखें बंद करे और फील ले उस खुशबू को, उस एनर्जी को जो यहाँ पर विंग ले रहा है। हालांकि वो बोल नहीं सकता लेकिन वो हर चीज़ एंजॉय करता है, हर चीज़ का लुत्फ़ उठा लेता है। और वांगची को लगता है काश मेरी लाइफ भी केयर फ्री होती। यहाँ पर विंग जो है वो सोचता था नॉर्मल पर्सन बहुत खुश होते होंगे, लेकिन यहाँ विंग की लाइफ काफ़ी अच्छी थी उन भाग दौड़ करने वाले इंसान से जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उन्हें अक्सर ज़िंदगी में इतना बड़ा बना देता है। उनकी सोच से उन्हें इतना मैच्योर कर देता है कि वो अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाते। विंग काफ़ी लकी था इस मामले में। और वो जैसे ही वांगची से देख के स्माइल करता है, विंग शाय फील करता है। उसके प्यारे प्यारे क्यूट जो उसके चीक्स होते हैं उस पर ब्लश आने लगता है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वो ऐसे ही अपने आप को शाय सा फील करता हुआ वो बाहर जाता है। वो साइलेंटली ही सबको ग्रीट करता है और उसके कान पे वो ब्यूटीफुल सा रोज़ देख के ना तो अंकल कुछ कहते हैं, ना ही लंच जन, और ना ही कभी
लेन शुजुई कुछ बोल पाता। वो सारे नहा धोकर फ्रेश होने आए थे, लेकिन विंग सोया हुआ था और विंग की इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो उन्होंने विंग को डिस्टर्ब नहीं किया था। वांगजी वॉशरूम में फ्रेश होने गया था और नहा धोकर वो भी बाहर निकल आता है। विंग काफ़ी ब्यूटीफुली वहाँ पर चुपचाप साइलेंटली बैठा हुआ था और वो ब्लश भी कर रहा था। तो अंकल चिरन को लगता है जैसे इस घर में न जाने सालों से वो इस गार्डन को देखते तो थे, इसके फूलों को भी देखते थे, पर उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं किया कितने खूबसूरत रोज़ उनके गार्डन में उगते हैं। वो कहते हैं यहाँ के हमारे गार्डन का रोज़ है ये। तो विंग सिर हिलाता है, तो वो कहता है कितने ब्यूटीफुल हैं ये रोज़। कभी इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने बैकयार्ड में बैठूं और इन रोज़ का लुत्फ़ उठाऊं। लेन शिचन भी कहता है हाँ, जब से हमने होश संभाला है, जिम्मेदारियों के बोझ तले हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए कि सच में अंकल, विंग ने हमें यहाँ आने के बाद हमें एहसास दिलाया है कि हम अपनी ज़िंदगी को आज भी जीना चाहें तो बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। मेरा मानना है कि हमें शाम को चाय जो है वो रोज़ की चाय बनाकर पीनी चाहिए और पीछे बैकयार्ड में हम तीनों भाइयों को और अंकल आपको भी काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। भागा दौड़ी बहुत हो गई, थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं। अंकल चिरन कहते हैं वाओ, ये आइडिया मुझे अच्छा लगा और विंग ने सच में यहाँ आते ही तुम लोगों की सोच और नज़रिए को बदल दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ। मैं जब तुम लोगों को चीज़ों के लिए कहता था तो लिटरली तुम लोग उन चीज़ों को सीरियसली लेते थे, सिर्फ वो चीज़ें जो कि आपको रूटीन और डिसिप्लिन सिखाती हैं, लेकिन तुम लोग लाइफ को एंजॉय करना ही नहीं सीख पाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है विंग, तुम्हें यहाँ आते रहना चाहिए। मैं इम्प्रेस्ड हो गया, तुमने मेरे नेफ्यूज़ को लाइफ की अलग दुनिया के लिए भी सीख दी है। लेन शुजुई कहता है सच में अंकल, मतलब मैं बाहर जाया करता था और मैंने विंग के लिए तोते भी लेके आया था, लेकिन चिड़िया तोते, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि विंग हमारा नज़रिया इतने हद तक बदल देगा। लोग बाग अपने घर में कुत्ते पालते हैं, शौक़ रखते हैं, हर चीज़ का शौक़ होता है हर इंसान को, लेकिन सच में लाइफ जीने का तरीका मैंने विंग से सीखा है। उसकी बिल्ली जो होती है वो पास में बैठी होती है, उसे लग रहा होता है जैसे विंग ने यहाँ आने के बाद उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया, और उसका सबसे बड़ा राइवल उसकी बिल्ली का इस वक्त लवांगजी होता है, जो उसके मास्टर की हर अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। उस बिल्ली को सच में ऐसा लगता है और वो प्यारा सा बेबी सा फेस बना के विंग के ऊपर आके गोदी में बैठ जाती है। विंग अपनी बिल्ली को सहलाता है, अपने सीने से लगाता है, उसकी नोज़ से अपनी नोज़ जो है वो रब करता है और कहता है ई, क्या तुम्हें भूख लग रही है? तो अंकल चरण कहते हैं नहीं नहीं, इसे भूख नहीं लग रही होगी, मैंने अभी ही इसे दूध डाल के दिया था। विंग कहता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हें खाना देना भूल गया, लेकिन वो साइलेंटली इशारों में ही कह रहा था। ये देखने के बाद लेन चिरन को ऐसा लगता है ये बच्चा कितना मासूम है, कितना प्यारा है, और ये बच्चा कितना दिल का साफ़ है। देखो ना, एक जानवर से भी इतने प्यार तरीके से बात करता है। तो अगर ये ओमेगा मेरे इन अल्फ़ा नेफ्यू में से किसी एक का स्पाउस बन जाए तो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी बना देगा। मन में लेन चिरन के अभी से ही शादी के ख्याल आ रहे थे, और शायद यही ढोल कहीं ना कहीं लेन शुजुई और लवांगजी के दिल में भी बज रहे थे। लेन शुजुई प्यार से उसकी कैट ही को अपनी गोदी में लेता है और कहता है ये कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्यारी है, और इसकी आंखें भी कितनी अच्छी हैं। देखो ना ब्रदर, तभी लवांगजी वहाँ आ गया था। लवांगजी बहुत हैंडसम लग रहा होता है और विंग की आंखें उसे हट ही नहीं रही होती। उसके गीले गीले बाल जिन्हें वो अपने टॉवल से सुखा रहा होता है, और उसके कपड़े जो अभी भी उसकी बॉडी थोड़ी सी वेट थी, और उसकी जो वाइट रंग की शर्ट होती है उसके जिस्म से ऐसे चिपकी होती है कि वांगजी को देख के विंग गल्प करने लगता है। विंग की जैसे मानो पूरा गला ही सूख गया था इतने ब्यूटीफुल पर्सन को देखने के बाद। वांगजी किसी एंजल से कम नहीं था, और विंग भी किसी एंजल से कम नहीं था। विंग को देख के यहाँ वांगजी की धड़कनें रुकती थी और वांगजी को देख के विंग की। लेकिन लेन शुजुई तभी कहता है अरे ये कितनी क्यूट है, ये तुम क्या मुझसे दोस्ती करोगी? ये भी जो है वो उसके आगे हाथ करता है लेन शुजुई, तो उसके हाथ पे हाथ मार देती है। लेकिन वो वांगजी को देख के वहाँ पे ई करनी शुरू कर देती है, म्याऊ म्याऊ करना शुरू कर देती है, और वो लेन शुजुई से भी बहुत मस्ती कर रही होती है। तो यहाँ पर कहता है विंग कि आप लोग मेरी बिल्ली को स्पॉइल कर रहे हैं। देखिए ना, वो कितना ज़्यादा यहाँ पर आके स्पॉइल हो गई है और चीज़ें भी तोड़ रही है और इधर उधर भी घूम रही है। लेन चिरन ज़िंदगी में पहली बार उसकी बिल्ली को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी ज़िंदगी में, उनके घर में पहली बार अशांति थी, और वो अशांति उन्हें अच्छी लग रही थी।
वरना हमेशा वही सीरियस फेस, वही काम की बातें, वही बोरिंग शाम, वही खाना और वही सो जाना। यही तो रूटीन था उनकी ज़िंदगी का। लेकिन विंग ने उनकी ज़िंदगी का रूटीन इतना बेहतरीन कर दिया कि इन लोगों की दिल्ली इच्छा होती थी कि बस जो भी है विंग है उनके लिए आंखों का तारा बन गया था, दिलों का दुलारा बन गया था और सबसे प्यारा बन गया था विंग। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते थे विंग को देख के। लन शिचन कहते हैं, अंकल आज मुझे बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं उनके लिए जाना है, तो शायद आज मुझे शाम को आते हुए थोड़ी सी देर हो जाए। अंकल कहते हैं, वांग जी मैं तुम्हें बताना भूल गया, विंग की एग्जीबिशन से रिलेटेड हमें बहुत सारी जगह पे काम के लिए भी जाना है। और तुम्हें याद है तुम्हारा जो एक बंदा मारा गया है, तो वांग जी वहाँ इशारा करता है कि विंग के आगे ये बातें मत बोलो। तो वो कहते हैं उसके रिगार्डिंग भी हमें अभी जाना होगा, हमें निकलना होगा, जल्दी से तुम नाश्ता कर लो, उसके बाद हमें बाहर जाना होगा। विंग वांग जी से कहता है कि मैं घर कब जाऊँ। तो वांग जी कहता है तुम अभी घर मत जाना, मैं शाम को तुम्हें ड्रॉप कराऊँगा। विंग जो है वो इनोसेंटली उसकी आंखों में देखने लगता है और वांग जी कहता है डोंट वरी, मैंने कहा ना मैं तुम्हें शाम को ड्रॉप कराऊँगा। तो लन शुजुई कहता है ब्रदर मैं विंग के पास रुक जाता हूँ। वांग जी उसे घूर के देखता है और कहता है तुम्हारा स्कूल है ना, चुपचाप स्कूल जाओ। विंग तब भी शिजुई को कहता है कि तुम अपना स्कूल मिस मत करो, मैं स्कूल नहीं जा पाता लेकिन मैं जानता हूँ कितना अच्छा लगता है स्कूल जाकर अपने दोस्तों से मिलना। लेकिन लन शिजुई मन में कह रहा होता है मुझे तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन वो बेचारा एक फेक स्माइल रख के अपने दिल पे पत्थर रखते हुए कहता है ओके विंग, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे स्कूल जाना चाहिए तो मैं पक्का जाऊँगा। तभी लन शुज़ी जो है और वो सब खाना खाते हैं। उनके घर के बाहर लन जिंगी जोर जोर से चिल्लाता है शुज़ुई हम लेट हो रहे हैं, स्कूल के लिए निकलो। और पत्थर रखते हुए दिल पर लन शुज़ुई जो है वो फटाफट से कपड़े पहन तो उसने पहले ही रखे थे, अपना बैग लेता है। वो अंकल अपने ब्रदर्स को बाय बोलता है, विंग को प्यारा सा हक देता है और बाय बोलते हुए चला जाता है। तो लवांग जी कहता है इसने हम लोगों को तो हक नहीं दिया, विंग को हक क्यों कर रहा था। वो उसकी कैट के सिर पे भी प्यार से हाथ फेर के जाता है। वांग जी कहता है इतना टची वो और किसी से तो नहीं होता, तुमसे क्यों टची हो रहा है मेरा ब्रदर। विंग जो है वो उसे डम फाउंडेडली देखने लगता है, क्योंकि उसे क्या पता कि लन शुज़ुई ने सिर्फ उसे हक क्यों किया है, या फिर वो अपने ब्रदर से डरता होगा या उसे विंग क्यूट लगता है। तो विंग प्यार सी इनोसेंट सी आंखें बनाते हुए कहता है मैं तो क्यूट हूँ ना इसलिए। वांग जी कहता है रबिश, और उसे थोड़ी सी जलन होने लगती है यहाँ पर। तब लन चरन भी अपना खाना खाते हैं। लन शिचन जो है वो अपने अंकल से और अपने ब्रदर से विदा लेते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग को वांग जी जो है वो अपने घर में अंडर केयर छोड़ के जाता है और कहता है कि डोंट वरी, तुम यहाँ पे आराम से रहना। वो वांग जी उसे कहता है कि अपना फ़ोन चार्ज रखना और कोई भी बात हो जाती है तो मुझे मैसेज कर देना। विंग कहता है ओके। वांग जी को पता था कि उसके घर में सारे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और उसके घर में सारे सेफ गार्ड हैं, तो कोई और कुछ गलत कर नहीं सकता, कोई अंदर कहीं घुस नहीं सकता। तो वांग जी जो है वो जानता था कि विंग प्रॉपरली पूरी तरह से सेफ है, तो विंग को छोड़ के जाने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अपने अंकल के साथ जाता है जहाँ उन्हें काम होता है और वहाँ पर जाकर वो विंग के एग्जीबिशन की बात करता है। उसने बहुत सारे लोगों को मना लिया था। जो फेमस बंदा जो अपने लिए एग्जीबिशन लगा रहा था वो विंग को भी उसके वहाँ पर काम करने की परमिशन दे देता है, अपनी पेंटिंग को डिस्प्ले करने की परमिशन दे देता है और वांग जी उससे काफ़ी अच्छे से सौदा कर लेता है। और यहाँ पर विंग जो है घर में अकेला होता है। विंग घर में अकेला होता है तो थोड़ी देर बाद विंग जो है वो ऐसे ही वो बहुत मस्ती में सोच रहा होता है, तो वो क्या करता है अपने कानों में हेडफोन्स लगा लेता है और हेडफोन्स लगाने की वजह से वो मज़े से गाने सुन रहा होता है। विंग जो है वो बालकनी से बाहर देख रहा था। पहले तो वो उस गार्डन में जाता है, उन ब्यूटीफुल फूलों की खुशबू लेता है, तोते के साथ टाइम स्पेंड करता है, घास पे चलता है, नंगे पैर कूदता है, फांदता है और उसके बाद वो वांग जी के कमरे में आ जाता है। वो वांग जी के कमरे में आने के बाद वांग जी के कमरे को एक्सप्लोर करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ से वांग जी को ढूंढता हुआ उनके घर में शुयिंग आ जाता है। वो वांग जी का राइट हैंड था, तो उसे ओब्वियसली वो घर में आराम से आ जा सकता था। विंग इस वक्त नहा धोकर ऑलरेडी शॉर्ट्स पहन चुका था और लंबी टी शर्ट में था जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी, मतलब उससे थोड़ी सी ऊंची थी। लेकिन विंग जो है वो अपने शॉर्ट्स में काफ़ी मज़े से वांग जी की चीज़ों को देख रहा होता है। पीछे से शुयिंग आता है और वो पूछता है कि वांग जी कहाँ हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वांग जी घर पे नहीं है।
शुयंग जो है वो देखता है कि उनके घर में विंग है। वो सोचता है कि पहले वो अंकल चिरन से बात कर लेगा, लेकिन जब उसे अंकल चिरन, शिचन कोई नहीं मिलता तो वो देखता है कि वांगजी के रूम में विंग मज़े से अपने कान में हेडफोन्स लगाए हुए है और वो वांगजी के किसी शेल्फ पर चढ़कर ऊपर कुछ देख रहा है। शुयंग का मन विंग की उन टांगों को देखकर डोल जाता है और वो धीरे से वांगजी के रूम की जो दरवाज़ा होता है उसे लॉक कर देता है। विंग को ये चीज़ इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि विंग जो था वो गाने सुनने में बिजी था और गानों का वॉल्यूम काफ़ी बड़ा था, काफ़ी तेज़ था, तो विंग को पता नहीं चलता कि उस कमरे में कोई आया है। विंग वांगजी की शेल्फ पे, मतलब वो ऊपर चढ़ के देख रहा होता है एक कुर्सी के ऊपर। वहाँ पर वांगजी की बहुत प्यारी सी बचपन की फ़ोटो होती है और वो वांगजी की उस फ़ोटो को बहुत क्यूटली निहार रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि पीछे से कोई उसकी टांगों को लस्टफुली देख रहा है और बिल्कुल उसे दबोचने के पूरे आसार में वो आदमी उसके करीब आने लगता है। शुयंग फिर बहुत ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश करता है हमारे विवुशियन की। वो बेचारा अभी भी वांगजी की फ़ोटो को निहार रहा था। वो लेन, शिचन और हमारे प्यारे लेन युआन की फ़ोटो को भी बहुत प्यार से देख रहा था, जो कि बहुत क्यूटली वहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उसे जैसे ही लगता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है या उसके पीछे खड़ा है, उसे लगता है शायद लवांगजी आ गया होगा। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो एकदम से उसका डिसबैलेंस हो जाता है और वो नीचे गिरने का होता है। तभी शुयंग उसे अपनी बाहों में भर लेता है, उसे बचा लेता है और शुयंग जो है वो उसे लस्टफुल नज़र से देखने लगता है। तभी विंग जो है वो शुयंग की गोदी में आके गिरता है। उसके बाद वो उससे अलग होने की कोशिश करता है, लेकिन शुयंग जो था उसे हटाने के लिए यानी कि उतारने के लिए अभी राज़ी नहीं था। वो इमीडिएटली जो हमारा विंग होता है उसे बेड पे फेंक देता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन कितनी अच्छी बात है ना, अगर हमारे यहाँ कुछ होता है हम दोनों के बीच तो तुम शोर नहीं मचा पाओगे। और मुझे पता है तुम जैसे ओमेगास को फ़र्क भी नहीं पड़ता, उन्हें कोई भी अल्फ़ा छू सकता है। और वैसे भी मेरे पास एडवांटेज है, तुम ना किसी को बता पाओगे और ना ही कोई गौर करेगा। वैसे भी तुम बहुत यूज़लेस से हो और बहुत ब्यूटीफुल भी। वो विंग के चेहरे पे हाथ मारने लगता है, लेकिन विंग घबरा जाता है। विंग उसे धक्का देने वाला होता है, लेकिन शुयंग फटाफट से उसके पैर को खींचता हुआ उसके ऊपर आ जाता है। वो विंग के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से जकड़ के बिल्कुल बेड के पास आ जाता है। वो विंग के ऊपर चढ़ा होता है और वो विंग की ब्यूटीफुल सी आइज़ चेहरे को निहार रहा होता है और कहता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन उतने ही घमंडी हो। देखो ना, कब से मेरी नज़र तुम पे थी। इस तरह के शॉर्ट्स पहन के तुम क्या सोच रहे हो? तुम अल्फ़ा को अपने पास अपने नज़दीक ला सकते हो? हाँ, इस तरह के शॉर्ट्स तुम इसलिए पहन के घूम रहे थे ना, ताकि तुम इस घर के लैन फैमिली के अल्फ़ास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। हाँ, यहाँ तक कि तुम मेरे बॉस, मेरे प्यारे दोस्त लवांगजी को भी अट्रैक्ट करना चाहते हो। उसके रूम पर तुमने धौंस जमा ली। वो ज़ोर से विंग का मुंह पकड़ता है और विंग को अपनी आंखों में आंखें डालकर देखने पे मजबूर करते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ तुम मुझे रेजिस्ट करो। हो ये कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी? और वो विंग के लिप्स को किस करने वाला होता है, लेकिन विंग तभी उसके चेहरे पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार देता है। ये देखने के बाद शुयंग को जैसे उसकी ईगो पे जाके वो चाटा लगा था, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो विंग के बालों को खींचता है और विंग को कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। और वो विंग के चेहरे पे 2 खींच के थप्पड़ लगा देता है। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है इस दरिंदे से, लेकिन वो विंग को फिर से बेड पे पटक देता है और विंग के अपने दांतों को विंग की नेक पे गाड़ने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें सिली बॉय प्यार से पाना चाहा, लेकिन तुम्हें अभी भी कोई अक्ल नहीं है। तुम मुझे कैसे रेजिस्ट कर सकते हो? मैं एक अल्फ़ा हूँ, तुम एक ओमेगा हो और तुम्हारी इतनी ज़रूरत कि तुमने जो कि लवांगजी का राइट हैंड है उसे मना करने की कोशिश की। हाँ, तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा नहीं समझने लग गए? बहुत पर आ गए हैं क्या? आज तुम्हारे सारे पर मैं काट दूंगा। और वो विंग की शर्ट के अंदर अपना एक हाथ घुसाने लगता है। विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा छटपटाता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा सकता था क्योंकि वो बोल नहीं सकता था। वो क्या करता? उसकी आंखों से आंसू और सीने में उसके दर्द था, जैसे मानो कोई बहुत बड़ी सी चीज़ उसे जकड़े हुई है। उसे सच में इतना हेल्पलेस कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि कभी उस पर इस तरह से किसी ने गंदे तरीके से, इनह्यूमन तरीके से उसे छूना या फिर उसके साथ इस तरह से
कि सोल को लूटना नहीं चाहा। और यहाँ पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे पहली बार अपने ऊपर बहुत दुख हो रहा होता है कि काश वो बोल पाता, वो चिल्ला पाता, लोगों को इकट्ठा कर सकता। और विंग जो है उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। शुयंग बुरी तरह से उसकी नेक पे बाइट करता है और उसके लिप्स पे उसे किस करने वाला होता है। यहाँ पर जो विंग होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने हाथ पर चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शुयंग उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन तभी वो अपने हाथ को बेड के आसपास फहराने लगता है विंग, और उसके हाथ में एक वास्क आता है। वो उस वास्क को फटाफट अपने हाथ में लेके शुयंग के सिर पे मारता है, और शुयंग जैसे ही उसके सिर पे आके लगता है उसके सिर से खून आने लगते हैं और वो एकदम से दूसरी साइड जाके गिरता है। विंग फटाफट से उस रूम के दरवाजे को खोलने के लिए भागता है और शुयंग जोर से चिल्लाता है, यू बिच, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश करो। शुयंग के सिर में बहुत तेज़ लगी थी, लेकिन वो फिर भी विंग के पीछे भागता है। विंग जैसे ही उस गेट के डोर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, उस लॉक को खोलता है, तभी के तभी वो पीछे से विंग की पूरी टी शर्ट को फाड़ देता है। विंग कहीं ना कहीं बहुत घबरा जाता है, लेकिन वो शुयंग जो था वो उसे उस रूम से बाहर जाने ही नहीं देता। वो फिर से उस गेट को कुंडी लगाकर विंग को बालों से खींचता हुआ एक साइड फेंक देता है, और उसके बाद वो उस गेट को कुंडी लगाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाँ, तुम मुझे मारोगे, वो भी उस वास्क से। उसके सिर से अभी भी खून आ रहा था। तभी वो विंग को क्या करता है, वो विंग के एक पैर पे अपना पैर रख देता है, और उसके बाद विंग बहुत चिल्लाकर रोना चाहता था, लेकिन उसके मुंह में आवाज़ ही नहीं थी। वो विंग को फिर से एक चांटा मारता है, उसके पेट में 2-3 लात मारता है, और बालों से खींचता हुआ वो विंग को फिर से बेड पे पटक देता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे रेजिस्ट करो। वो विंग को उल्टा फेंकता है इस बार बेड पे, ताकि वो विंग के ऊपर आ सके और विंग कुछ ना कर सके। तभी विंग जो था वो झटपटाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग के चेहरे को वो पूरी तरह से बेड के अंदर घुसा देता है, ताकि विंग कोई भी चीज़ को ना देख पाए। और वो पीछे से विंग की नेक को किस करने लगता है, विंग की बॉडी को स्मेल करने लगता है और कहता है, फिल्थी ओमेगा, यू बिच, लेकिन तुम्हारे पास से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पता है कितने दिन से मेरा डिज़ायर था तुम्हें पाने का, लेकिन मैं क्या करूं। जब भी मैं तुम्हारे आसपास होने की कोशिश करता था, तुम किसी ना किसी से घिरे होते थे। वो पीछे विंग की दोनों बाजुओं को बुरी तरह से दबा देता है। विंग चिल्ला नहीं सकता था, अपने आप को रोक नहीं पाता। वो विंग के दोनों हाथों को पीछे से दबोचकर उसके सिर को पूरे बेड के अंदर उसके मुंह को धंस देता है और कहता है, आज के बाद तुम सिर्फ मेरे होगे, और वैसे भी तुम जैसे ओमेगा को एक बार यूज़ करके फेंकने में क्या ही जा रहा है, और अगर एक बार मैंने तुम्हें यूज़ भी कर लिया तो फिर भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वैसे भी ना ही तुम्हें जियांग फैमिली ओ करती और ना ही तुम्हें लेन फैमिली ओ करते, तुम हो ही क्या एक यूज़लेस ओमेगा के अलावा। वो विंग के जो फटे हुए कपड़े थे उस पे उसकी पूरी बैग को गंदी तरीके से किस करने लगता है, बाइट करने लगता है, और विंग को उसका हर टच इतना घिनौना और इतना घटिया लग रहा होता है। उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे, और वो सच में भगवान से दुआ कर रहा था कि इस वक्त कोई चीज़ ऊपर से चलता पंखा ही आकर उसकी गर्दन काट दे, या तो शुयंग की या उसकी, क्योंकि वो इस ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। और शुयंग जानवरों की तरह उसकी स्किन पे अपने दांत कड़ाए बैठा था। उसे इस वक्त शुयंग पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि वो एक तलवार निकाले और शुयंग के गले को काट दे, और वो शुयंग पे बिल्कुल मर्जी ना करे। लेकिन शुयंग धीरे धीरे उसकी लोअर बॉडी पे आता है, उसकी पूरी टी शर्ट को बैक से फाड़ देता है और एक साइड पटक देता है। वो विंग को अपनी साइड मोड़ता है और विंग की नेक को फ्रंट से किस करने लगता है। विंग को उस पर इतनी घिन आ रही थी, लेकिन शुयंग जो है वो फटाफट से अपनी बेल्ट निकालता है और विंग की दोनों रिस्ट को बांधकर वो उस बेल्ट से घसीटता हुआ विंग को उसके हेडबोर्ड से बांध देता है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपनी टांगें चला रहा था, लेकिन यूज़लेस था, क्योंकि उसकी टांगों के बीच में आके शुयंग बैठ गया था, और शुयंग उसकी चेस्ट को और उसकी नेक को बहुत बुरी तरह से बाइट करने लगता है, लिक करने लगता है। और विंग को इतनी घिन आ रही थी, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, और सच में वो चिल्लाना चाहता था, रोकना चाहता था, और वो उसे लात मारना चाहता था, लेकिन उसकी टांगों को ज़ोर से, उसकी थाइस को यहाँ पर शुयंग ने पकड़ लिया था। उसे घिन आ रही थी, जहाँ जहाँ शुयंग उसे टच कर रहा था, उसे लिटरली
मन कर रहा था या तो वो सामने वाले को मार दे या खुद मर जाए। और शुयेंग जो है धीरे 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 नीचे बढ़ते हुए उसकी नाभि पे किस करता है, और उसके बाद वो विंग को अपने सामने विंग के ट्राउज़र्स में अपना हाथ डाल देता है और विंग को कहता है, ओह तो क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो रहे मेरे टच से। विंग को इतना गंदा लगता है ना, वो उसकी पूरी बॉडी को टच करता है और उसके बाद वो विंग के ट्राउज़र्स को खोलने वाला होता है कि तभी वो देखता है कि बालकनी का दरवाज़ा बुरी तरह से खुल जाता है और वहाँ से लवांगची आता है। और लवांगची शुयेंग को और विंग को इस कंडीशन में देखता है और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा हो, और देखते हैं आगे शुयेंग के साथ वांगची क्या करेगा और क्या नहीं। आई होप आपको आज का ये पार्ट अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर किसी को बुरा भी लगा है तो माइंड मत कीजिएगा। ये स्टोरी की एक प्लॉट लाइन है जो कि बहुत ज़रूरी थी स्टोरी के लिए, और आई होप आप इस चीज़ को माइंड नहीं करेंगे और पॉजिटिवली लेंगे। थैंक यू वेरी मच, और डोंट वरी, जो हमारा विंग है वो वांगची का ही है और किसी और का नहीं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियोस को लाइक कर दे और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड। बाय।